दोस्तों नमस्कार। बड़े अरमानों के साथ 90 के दशक के आखिर में संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटी का यानी आचरण समिति का गठन हुआ था। लेकिन आचरण समिति का आचरण ही जब दुरुस्त ना निकले तो इसे क्या कहा जाए। आचरण समिति जब किसी महिला सांसद से यह पूछे कि आप रात में किससे बात करते हो, इससे ज्यादा नीचता भरा कदम, इससे ज्यादा ओछी हरकत भला क्या हो सकती है। आज बिल्कुल यही हुआ है। आज दरअसल 2 नवंबर को संसद की लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पहुंची। महुआ मोइत्रा के मामले की एथिक्स कमेटी सुनवाई कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी को उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई का जिम्मा सौंपा है। और मामला दरअसल यह है कि जय अनंत देहाद्राई एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो महुआ मोइत्रा के दोस्त हुआ करते थे, निजी दोस्त। उनकी दोस्ती में दरार आई। उनकी दोस्ती में दरार के बाद कुछ बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से चर्चित सांसद निशिकांत दुबे को मुहैया कराई, कुछ सूचनाएं मुहैया कराई। और जो बातें उन्होंने निशिकांत दुबे को बताई, जैसा निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि जय अनंत देहाद्राई के माध्यम से जो जानकारी मिली, कुछ दूसरे सोर्सेज से भी मिली होंगी, तो जो जानकारी उन्हें मिली उस जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में संसद में जो 61 सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे, उनमें से 50 सवाल हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के कहने पर पूछे। और अडानी के खिलाफ, अडानी ग्रुप के खिलाफ जो सवाल महुआ मोइत्रा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं बकौल निशिकांत दुबे के आरोप वो दर्शन हीरानंदानी और हीरानंदानी ग्रुप के इशारे पर कर रही हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि अपना संसद का आईडी, लॉगिन और पासवर्ड उन्होंने हीरानंदानी को दे रखा है। महुआ मोइत्रा ने भी इस आरोप को माना है कि उन्होंने अपना निजी दोस्ती की वजह से अपने आईडी और पासवर्ड को हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। और जो सबसे बड़ा आरोप निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर लगाया, वो आरोप दरअसल ये है कि संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर हीरानंदानी ग्रुप से कैश या गिफ्ट जो भी है वो उन्होंने लेने का काम किया। यानी कि पैसे लेकर और गिफ्ट लेकर सवाल पूछे, ये आरोप लगाए गए। तभी जाकर ये मामला सीधे सीधे एथिक्स कमेटी को सौंपा गया। जब इस तरह के आरोप आए तो स्वाभाविक है मामले को एथिक्स कमेटी के पास जाना भी चाहिए था। और एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे को पहले बुलाया, उनके आरोपों पर चर्चा की। यहां तक कि एथिक्स कमेटी के कुछ सदस्यों ने, जो विपक्षी दलों से आते हैं, उन्होंने यहां तक पूछा निशिकांत दुबे से कि आपका महुआ मोइत्रा से पहले से विवाद चल रहा है, डिग्री विवाद। निशिकांत दुबे ने अपनी जो डिग्री हासिल की है, अपनी एकेडमिक डिग्री हासिल की है, उस एकेडमिक डिग्री को फेक बताते हुए महुआ मोइत्रा ने तमाम बातें कही थी, उसकी जांच की मांग की थी। और तब से दोनों में काफी खट्टे मीठे संबंध चल रहे थे, तब से दोनों में तकरार काफी थी। और उसी तकरार को लेकर कहीं निशिकांत दुबे तो सामने नहीं आए हैं, ये कहते हुए सीधे सीधे एथिक्स कमेटी के विपक्षी सदस्यों ने उनसे सवाल पूछा। लेकिन निशिकांत दुबे ने इन आरोपों को, इन सवालों को खारिज कर दिया। उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस जय अनंत देहाद्राई को जिल्टेड लवर, हिंदी में कहें तो निराश प्रेमी कह करके महुआ मोइत्रा ने संबोधित किया था, उनके आरोपों को, उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई कथित सूचना को आधार बना करके जब एथिक्स कमेटी में यह मामला गया है, निशिकांत दुबे के आरोपों को भेजा गया है, उसी मुद्दे पर आज 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा की सुनवाई होनी थी। महुआ मोइत्रा पहुंची, एथिक्स कमेटी के सामने गई, उन्होंने तमाम अपने सवालों को, अपने सवाल भी थे और उन्होंने अपने जवाब भी तैयार किए थे। लेकिन एथिक्स कमेटी की बैठक बीच में ही खत्म हो गई, बेहद गर्मा गर्म माहौल में खत्म हो गई। इस माहौल में खत्म हो गई जिसकी सार्वजनिक तौर पर चर्चा करनी भी उचित नहीं है। जो विपक्षी सदस्य उस बैठक को बीच में छोड़कर बाहर निकले, इस गर्मा गर्म बहस के बाद बाहर निकले, कुछ बेहद निजी और आपत्तिजनक सवालों को वो पूछे जाने के बाद बाहर निकले, उन्होंने कई सारी चीजें बाहर में कही, महुआ मोइत्रा ने भी कही। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो सवाल उठाए, महुआ मोइत्रा ने बाहर में जो बातें कही, उसमें कई सारी चीजें सामने आई। महुआ मोइत्रा के अनुसार उनसे आपत्तिजनक और अनएथिकल सवाल एथिक्स कमेटी ने पूछे। नाम है एथिक्स कमेटी और सवाल अनएथिकल, ये कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो बातें दानिश अली ने कही, जो एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं, जो बातें एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कही,
जो एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं और वो सब बाहर निकले, उन्होंने जो बातें कही वो निश्चित तौर पर संसद की एथिक्स कमेटी के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। इतना बड़ा सवाल जिसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन चूंकि हम पत्रकारों का काम आप तक सूचना पहुंचाना है, तो हम अपने इस दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। जो बातें सामने आई है उन सारी बातों को एक एक कर मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी आपत्तिजनक बात एक महिला सांसद महुआ मोइत्रा से निजी सवाल के रूप में पूछे गए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश के लोगों को न्याय, समता, बंधुत्व, शुचिता और सबकी इज्जत को मुहैया कराने, उसे सुनिश्चित करने के लिए इस देश में संसदीय व्यवस्था का गठन हुआ, संसद और विधानसभाओं का गठन हुआ और संसद और विधानसभा की कार्यवाही को उसमें शुचिता बनाए रखने के लिए आचरण समिति यानी एथिक्स कमेटी का गठन हुआ। और वो एथिक्स कमेटी ऐसे सवाल पूछेगी जो आरोप विपक्ष के सदस्यों ने और महुआ मोइत्रा ने लगाए हैं। उन आरोपों पर यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम यदि एथिक्स कमेटी है तो निश्चित तौर पर या तो एथिक्स कमेटी नाम बदल दिया जाना चाहिए या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये सवाल पूछे जाएंगे। आज महुआ मोइत्रा जब पहुंची थी, उनके अपने सवाल भी थे। स्वाभाविक है कि जिससे जवाब पूछा जाएगा उनके अपने सवाल होंगे। उनकी बड़ी इच्छा है कि एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन हीरानंदानी और जयानंद देहाद्राई का कर लिया जाए, एक बार आमने सामने उन्हें भी बुला लिया जाए एथिक्स कमेटी के सामने, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और वो सामने बैठ करके सारे आरोपों पर चर्चा कर लें। ये इनकी तरफ से मांग थी, महुआ मोइत्रा की तरफ से। लेकिन इसी बीच जैसा बैठक को बीच में छोड़कर बड़े ही गुस्से में दिख रहे हैं और बाहर निकले कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए जो बातें कही, उस बात पर यदि आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं संसद की मर्यादा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की मर्यादा आपको तार तार होती हुई नजर आएगी। बकौल उत्तम कुमार रेड्डी, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर ने महुआ मोइत्रा से पूछा कि आप रात में किससे बात करती हैं। अब कोई किससे बात करता है नहीं करता है, इस सवाल को पूछा जाना और किससे बात करता है तो क्या बात करता है, इस सवाल को पूछा जाना, बेहद निजी सवाल, वो भी एक महिला सांसद से उस दौर में पूछा जाना जब सरकार महिला आरक्षण बिल को पारित कराकर इस देश में आधी आबादी को हक और हुकूक देने के दावे करते फिर रही है, उस दौर में सरकार के इस दावे को यूं ही खोखला साबित कर देता है। विनोद सोनकर सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में संसद में उन्होंने भी वोटिंग की होगी। विनोद सोनकर उस समाज से आते हैं जिस समाज ने इस देश में सबसे ज्यादा अपमान और जिल्लत झेला है, भारत का वो दलित समाज। उनसे ज्यादा इस देश में दलितों और महिलाओं को की स्थिति और जो बराबरी का दर्जा उन्हें नहीं मिला है, उनसे ज्यादा उस दर्द को समझने वाला इस देश में शायद कोई दूसरा सांसद नहीं हो सकता था। लेकिन विनोद सोनकर यदि अपनी नौ सामंती और बेहद ही ओछी हरकत वाली मानसिकता के साथ सामने आ गए तो इसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष को निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। वरना एथिक्स कमेटी कोई संसद नहीं है, उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। संसद की किसी भी समिति की बैठक का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता जिसे आप देख सकें। लाइव टेलीकास्ट के दरमियान बहुत सारे सांसद आपको ऐसे मिलेंगे जो लाइव टेलीकास्ट के दरमियान अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, फुटेज हासिल करने के लिए तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए, तमाम तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आए। किसी को मुल्ला, किसी को कटुआ, किसी को बाहर देख लेंगे, बाहर फरिया लेंगे, इस तरह की बातें करता हुआ नजर आए ताकि उसे फुटेज हासिल हो सके। आपत्तिजनक बयान देकर वो खुद को अपने समुदाय और अपने संप्रदाय का हीरो बनाने का, अपने संप्रदाय के सांप्रदायिक तत्वों का हीरो बनाने की कोशिश कर सके। लेकिन कोई पीड़ित समाज से आया हुआ व्यक्ति यदि एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि संसद के किसी भी सदन में पहली बार जब एथिक्स कमेटी का गठन हुआ था राज्यसभा में, तो वो उपराष्ट्रपति, यदि पीड़ित समाज का कोई व्यक्ति संसद के किसी एथिक्स कमेटी का, किसी भी सदन की एथिक्स कमेटी का चेयरमैन है तो उसे इस बात का ध्यान रखना जरूरी है और रखना भी चाहिए कि संसद के किसी भी सदन में पहली बार जब एथिक्स कमेटी बनी तो वो एथिक्स कमेटी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के आर नारायणन के
सभापति रहने के दरमियान राज्यसभा के लिए बनी थी। वो दौर संयुक्त मोर्चा का था, वो साल 1997 का था, और उस दौर में एक दलित व्यक्ति के, समाज के सबसे निचली पायदान माने जाने वाले, सबसे ज्यादा दुर्बल और पीड़ित पक्ष एक दौर में माना जाने वाला, और तमाम तरह के सामाजिक झंझावातों का आज तक मुकाबला कर रहा समाज, और उस समाज से निकलकर कोई व्यक्ति राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचा, देश के उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। उस व्यक्ति के कार्यकाल में, उस व्यक्ति के प्रयासों से यदि एथिक्स कमेटी गठित हुई, तो उस एथिक्स कमेटी की मर्यादा को तार तार करने का उसी दलित समाज से आने वाले किसी भी सांसद को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महुआ मोइत्रा इस देश की चुनी हुई सांसद है। महुआ मोइत्रा ने यदि कुछ एथिक्स कमेटी यानी आचरण समिति ने जो मर्यादाएं, जो मान्यताएं तय की है, उस मान्यताओं से इतर हटकर कोई काम किया है, निश्चित तौर पर उन्हें सवाल पूछने के लिए बुलाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल का मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि हीरानंदानी ग्रुप के कहने पर क्या उन्होंने सवाल पूछे? मुद्दा यह था कि क्या वाकई महुआ मोइत्रा ने अपने बतौर सांसद अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो किसी भी सांसद को सवाल पूछने के लिए, सवाल लोकसभा की वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए एक यूनिक आईडी जो दी जाती है, क्या उस यूनिक आईडी को हीरानंदानी के साथ शेयर किया था? ये सवाल थे। और क्या जो निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गिफ्ट, कैश इत्यादि सवाल पूछने के बदले लिए थे? सवाल ये होने चाहिए थे और इन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा में क्या पूछा जाता है कि आप रात में किससे बात करती हो? यदि ये सवाल है तो निश्चित तौर पे एथिक्स कमेटी कहे जाने लायक नहीं है। और इन सब से आगे बढ़कर जब अपराजिता सारंगी, जो खुद एक महिला है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, एथिक्स कमेटी की सदस्य है, वो बाहर निकलकर कहती है तो पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। आज उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी के अंदर जो बातें हुई वो बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर लाने वाले लोगों ने अनएथिकल काम किया है। अपराजिता सारंगी जी, आप भी महिला हैं, आप भी सांसद हैं, जो बात आप कह रही हैं, आपके प्रति पर्याप्त सम्मान के बावजूद इस बात पर हमें शर्म आती है कि एक महिला होने के नाते एथिक्स कमेटी में जो सवाल पूछे गए, जो खबरें बाहर आ रही है, उसे आप दबाने की कोशिश कर रही हैं। कौन सी दुनिया में लोग जी रहे हैं? अडानी के ऊपर सवाल सिर्फ महुआ मोइत्रा ने नहीं पूछे, अडानी के ऊपर राहुल गांधी ने सवाल पूछे। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा एक ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया जिस व्यक्ति ने कुछ ही दिनों पहले अपना सरनेम बदल करके मोदी कर लिया था और मोदी सरनेम को लेकर मुकदमा शुरू किया। उन्हें सदस्यता गंवानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सदस्यता बहाल हुई। अडानी के ऊपर संजय सिंह ने तमाम आरोप लगाए, संसद में प्रधानमंत्री के सामने उनके और अडानी के संबंधों को लेकर सरेआम नारेबाजी की, उनको भी संसद से निलंबित होना पड़ा। डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाए, उन्हें भी निलंबित होना पड़ा। अडानी के ऊपर सवाल उठाने वालों की फहरिस्त में कई और लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। मामला कोई दूसरा उठाया जाता है और प्रताड़ना की गुंजाइश ढूंढी जा रही है। ईडी मोहरा बनी हुई है। महुआ मोइत्रा के मामले में ईडी को अभी तक कोई स्कोप नहीं मिला, तो मामला एथिक्स कमेटी तक चला गया। जहां ईडी नहीं है वहां एथिक्स कमेटी है, जहां एथिक्स कमेटी ना मिले वहां सीबीआई को लगा दो, जहां सीबीआई ना मिले वहां किसी और को लगा दो, इनकम टैक्स को लगा दो, और जहां कुछ ना मिले वहां सदस्यता से निलंबित करने के लिए आसन तो खैर है ही। आसन ये तय करेगा कि सदस्यता और किसकी बहाल रखी जाए और किसकी निलंबित कर दी जाए। सदन के दोनों सदन में आसन पर बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता शायद कि जो बातें रमेश बिधूड़ी ने कही थी, जितनी आपत्तिजनक बात एथिक्स कमेटी के मेंबर और बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को उन्होंने कही थी, उस पर तो संसद में सबसे पहले निलंबन की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन वो आज तक नहीं हुई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन निलंबन की कार्रवाई किसके ऊपर हुई? संजय सिंह के ऊपर, डेरेक ओब्रायन के ऊपर, राघव चड्ढा के ऊपर, और जिनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई का स्कोप नहीं मिला उनको निलंबित करने के लिए अब एथिक्स कमेटी के बहाने एक नई कवायद चल रही है। और उस एथिक्स कमेटी में भी मूल मुद्दों से अलग हटकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप रात में किससे बात करती हो। उत्तम कुमार रेड्डी ने बहिष्कार किया, दानिश अली ने बहिष्कार किया, विपक्ष के दूसरे सांसदों ने बहिष्कार किया। फिर ये एथिक्स कमेटी किस बात की एथिक्स कमेटी, जब उसके अंदर सवालों को लेकर एकरूपता नहीं है, जब सवाल पूछने के स्वतंत्र और नैसर्गिक अधिकार को लेकर के
एथिक्स कमेटी के अंदर तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें चल रही है। फिर इस एथिक्स कमेटी का क्या मतलब रह जाता है? और एथिक्स कमेटी का मतलब यदि यही है कि विपक्ष को प्रताड़ित करना है, तो फिर इस एथिक्स कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को रखा ही क्यों जाता है? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य काफ़ी हैं, 7 मेंबर हैं अध्यक्ष समेत, वो 15 भी हो सकते हैं। एक अपराजिता सारंगी क्यों? 5-7 अपराजिता सारंगी और भरी जा सकती है उसमें। सवाल दरअसल ये है कि आज के दौर में जो मुद्दे, जो एजेंसियां, जो समिति सरकार विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो कटघरे में खड़ी हो जा रही है। ईडी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा मोहरा बनाया गया है। और उस ईडी के लोग क्या कर रहे हैं? दिल्ली में शराब घोटाले की जांच के दरमियान एक शराब व्यवसायी से ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। यानी सीबीआई भी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, ईडी भी कर रही है, और सीबीआई ईडी के अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर रही है। और इन सब के बीच आज की जो खबर आई है कि राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारियों को, एक अधिकारी और एक उनके सहायक, नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा, उनको भी गिरफ्तार करने का काम वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है। किस मामले में? तो वो लोग ईडी के तहत एक मामले को दबाने के लिए किसी व्यक्ति से 15 लाख रुपए रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। 17 लाख की डिमांड थी और 15 लाख पहुंचाए जा चुके थे, उस पर रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। तो ईडी के लोग जब खुद भ्रष्ट हैं, फिर किस मुंह से भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? किस मुंह से ईडी के लोगों को, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में रखने का अधिकार है? और आज अरविंद केजरीवाल को, खुद आईआरएस ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, वो आईआरएस अधिकारी रहे हैं, और आईआरएस अधिकारियों की पूरी पलटन ईडी में भरी होती है। और आईआरएस अधिकारियों को शायद ये नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन भेजा गया, तो उस सम्मन के कुछ वजह बताए गए। हम में से, हमारे दर्शकों में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके किसी जानने वाले को किसी न्यायालय से या कहीं से, थाने से कोई सम्मन ना आया हो। तो जो सम्मन आता है, उस सम्मन में वजह बताई जाती है कि इस वजह से आपको पुलिस प्रशासन के सामने या कोर्ट के सामने बुलाया गया है। अब अरविंद केजरीवाल को पूछना पड़ रहा है कि आपने मुझे आम आदमी पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से बुलाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया, या एक नागरिक की हैसियत से बुलाया? यह भी पूछना पड़ता है अरविंद केजरीवाल को। ईडी के काबिल अफसरों से पूछना पड़ता है कि आपने मुझे गवाह के तौर पर बुलाया है या आरोपी के तौर पर बुलाया है? तो इतना हल्का सम्मन जिसमें स्पष्ट ही नहीं है कि क्यों बुलाया गया, कोई क्लैरिटी नहीं है किस वजह से बुलाया गया। कमोबेश यही मामला एथिक्स कमेटी का है। एथिक्स कमेटी ने जय अनंत देहाद्राई के लगाए गए आरोपों और उन आरोपों के ऊपर निशिकांत दुबे ने जो पत्र सौंपा, उसकी कोई पड़ताल नहीं की। बस निशिकांत दुबे को बुलाकर पूछ लिया कि ये मामले हैं, कोई पड़ताल होने की खबरें नहीं आई, और सीधे सीधे महुआ मोइत्रा को बुलाया गया। और जब महुआ मोइत्रा को बुलाया गया, तब महुआ मोइत्रा से बेहद निजी सवाल पूछे गए। और इस तरह के निजी सवालों को पूछने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, वो राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो निजता का अधिकार यदि मौजूदा दौर में लोग नीचता के अधिकार के तहत इस्तेमाल करने लगे, तो निजता और नीचता के बीच का फर्क कम से कम हमारे माननीय सांसदों को समझाया जाना जरूरी हो जाता है। इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जिस देश में नारी को देवी समझने की प्रथा रही है, जिस देश में देवी की शक्ति के तौर पर, नारी की शक्ति के तौर पर, विद्या की देवी और धन की देवी के तौर पर पूजा होती रही है, शक्ति की देवी के तौर पर पूजा होती रही है, उस देश में एक महिला से ऐसा सवाल किसने अधिकार दिया एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को कि ये सवाल पूछे? और जो बातें सवाल अंदर पूछा गया, तो फिर भाजपा की महिला सांसद अपराजिता सारंगी को भी ये अधिकार किसने दिया कि बाहर आकर उस पर लीपापोती की कोशिश करें? अब आज की तारीख में जिस प्रकार से ईडी का इकबाल गिरा है, संसद की एथिक्स कमेटी का कौन सा इकबाल रह गया है, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। और क्या वाकई इस तरह की एथिक्स कमेटी निष्पक्षता के साथ कोई भी जांच या सजा की सिफारिश लोकसभा अध्यक्ष को करने का नैतिक हक रखती है? जाहिर सी बात है कि नहीं करती है। जहां बहुमत के आधार पर, दलीय आधार पर जिस किसी संसदीय समिति में फैसला होता हो और सांसद का स्वविवेक भी दलीय आधार पर तय होता हो, फिर उस एथिक्स कमेटी से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना मौजूदा दौर में बेमानी हो जाता है। बेमानी इसलिए भी हो जाता है कि सत्ता
जब चीर हरण पर उतारू हो, सत्ता जब व्यक्ति के निजी मामलों को लेकर सार्वजनिक तौर पर भौंडेपन के हद तक जाने पर उतारू हो, और सत्ता जब इस दौर में विपक्ष को दबाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को उतारू हो, तो फिर इस दौर में कहाँ ही क्या जाए। क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एथिक्स कमेटी, कोई निष्पक्ष नहीं रहा। क्योंकि यदि निष्पक्षता की थोड़ी सी भी संभावना होती, थोड़े भी लक्षण यदि इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता के होते, तो महुआ मोइत्रा को और विपक्ष के सदस्यों को एथिक्स कमेटी से इतने गुस्से में बाहर नहीं आना पड़ता। देखते हैं, भारत जैसा देश जिसमें महिला सम्मान और नारी सम्मान की एक परंपरा रही है, नारी सम्मान की परंपरा वाले इस देश में एथिक्स कमेटी के आचरण को किस प्रकार से देखा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।